बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोग सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है कि जी हम कनाडा किस तरह आ सकते हैं और क्या तरीक़ेकार है, विज़िट वीज़े पर आकर उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क परमिट पर। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने इंडिविजुअल वीडियो बहुत तफ़सील से बनाई हुई हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उस वीडियो का उन तमाम वीडियोज़ में लिंक्स जो हैं वो शेयर किए हुए हैं। लिंक्स जेन्युइन लिंक्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के से रिलेटेड हैं। कोई ऐसा लिंक नहीं है कि किसी एजेंट का हो या जिसकी वजह से आपके पैसे जो हैं वो ज़िया उसका हो। सिर्फ़ आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को इंग्लिश जो भी कुछ वहाँ लिखी गई है, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको अच्छी तरह समझना है। मेरे पास देखिए इतना टाइम नहीं होता कि मैं इंडिविजुअल हर एक आदमी को अलग-अलग जवाब दे सकूँ या उनके फॉर्म जो हैं वो फिल अप करवा सकूँ, क्योंकि कनाडा जो है उसके फॉर्म्स कंप्लीट इंस्ट्रक्शन के साथ होते हैं मगर लेंदी होते हैं। यानी आसान तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मालूमात आपको वहाँ देनी होती है, तो इंडिविजुअली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहले ये बात मुझे आपसे क्लियर करनी थी। अब आती हूँ आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कनाडा के हवाले से कि लिविंग इन कनाडा, अगर आप कनाडा में रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या उनके आपके अखराजात मंथली क्या हो सकते हैं? यहाँ पर घरों के किराए क्या हैं? अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो वो कितने का होगा? गाड़ी जो है वो पुरानी और नई उसकी क्या कीमतें हैं? जो घर के यूटिलिटी बिल्स हैं यानी गैस, बिजली, पानी और आपका इंटरनेट वो क्या होता है, कितने का होता है? तो इसके मुतालिक मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में तफ़सीलन बताऊँगी। तो आज का सबसे पहला टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है कि कनाडा में कितनी तरह की तामीरात होती हैं। यानी अगर आप घर देखना चाहते हैं तो आपको नाम अगर आप फ़र्ज़ कीजिए सुनते हैं कंडोमिनियम या सुनते हैं एकरेज या फार्म हाउसेस या फिर डिटैच और सेमी डिटैच या मोबाइल होम, तो इनसे क्या मतलब है? क्योंकि अगर आप किराए पे लेना चाहते हैं या फिर ख़रीदना चाहते हैं तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं सबसे चीपेस्ट और अफ़ोर्डेबल जो रिहाइश के लिए तरीक़ेकार है जो आप अपना सकते हैं, उसको कहते हैं मॉड्यूलर होम या मोबाइल होम यहाँ पर। तो वो मोबाइल होम्स क्या होते हैं कि अगर वो आप पुराने मोबाइल होम लेना चाहते हैं तो उनकी कीमत होती है तकरीबन 10,000 से 50,000 के दरमियान, और अगर आप नया मोबाइल होम लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत होती है 40,000 से लेकर और 1.5 लाख, तकरीबन पौने 2 लाख भी बाज़ दफ़ा होती है। डिपेंड करता है कितना बड़ा है, उसमें कितने कमरे हैं और क्या-क्या सहूलतें हैं। ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं कि मोबाइल होम होता क्या है? तो मोबाइल होम का मतलब यहाँ पर ये है कि पूरा घर जो है वो एक रेडीमेड हाउस तैयार होता है और उसको उठाकर गाड़ी में बड़ी-बड़ी जो है वो ट्रेलर्स होते हैं, उनमें उनको रख कर लाया जाता है और बुनियाद उसकी जो है फाउंडेशन बनाकर उसमें उसको परमानेंटली अटैच कर दिया जाता है ज़मीन के साथ। वो अंदर से देखने पे जब आप अंदर घर के जाएँगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप एक मंज़िल घर पर आ गए हैं और उस मंज़िल में आपको फ्रंट पर लिविंग रूम यानी यहाँ हम जिसको ड्राइंग रूम कहते हैं वो नज़र आएगा, किचन होगा, उसके अलावा वहाँ 1 या 2 कमरे होंगे, लॉन्ड्री रूम होगा। तो ये सब ऐसा अंदर पहुँचने के बाद आपको ये एहसास नहीं होगा कि ये मोबाइल होम है, लेकिन बाहर से देखने पे ऐसा लगेगा कि एक चौकोर-सा डिब्बा या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर डिब्बा बड़ा-सा जो है कंटेनर टाइप का रखा हुआ है बाहर से। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो है होम जिस जगह पर ये फिक्स्ड होता है या जिस जगह पर ये नस्ब किया जाता है, उसका किराया होता है, यानी लीज़ में भी आप ले सकते हैं, यानी 1 साल, 2 साल, 5 साल की लमसम लीज़ आपके नाम हो जाती है और आप किराया देते रहते हैं, या फिर ये होता है कि मंथली रेंट पर आप ले सकते हैं। कुछ जगहें जो हैं वो प्राइवेट होती हैं, उन्होंने मोबाइल होम्स के लिए कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं और कुछ जो है वो गवर्नमेंट के असाइन्ड जो है वो लोकेशंस हैं,
जिनमें वो सिटी जो है वो वहाँ से आपको तकरीबन 400 से लेकर $1500 तक का किराया होता है। यानी वहाँ पर आप अपनी पसंद का मोबाइल होम ख़रीद कर और वहाँ नस्ब कर सकते हैं। जब आप चाहें तो वहाँ से वो निकलवा कर और किसी दूसरी जगह अगर मूव करना चाहें तो अपना पूरा घर लेकर आप किसी दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है? और इसमें भी जो है वो तमाम सहूलतें मौजूद होती हैं, यानी जो घर को हीटिंग सिस्टम है, घर को गर्म करने का सिस्टम वो भी होता है, पानी बिजली सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन ये ज़मीन के साथ बाकायदा बने हुए नहीं होते बल्कि रेडीमेड हाउसेज़ होते हैं जो कि रख दिए जाते हैं, ठीक है? और मुख्तलिफ़ प्रोविंस में इनकी कीमत मुख्तलिफ़ है और किस जगह नस्ब हो रहे हैं उसका किराया मुख्तलिफ़ है, ठीक है? अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स जिसको हम फ्लैट्स कहते हैं पाकिस्तान में उमूमन, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं कि जो अपार्टमेंट्स जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में होते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि उमूमन अपार्टमेंट्स जो हैं वो रेंटल पे ज़्यादा फ़ोकस किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको खरीद नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल उनको खरीद सकते हैं। 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम्स, मैक्सिमम 4 बेडरूम्स अपार्टमेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और हाई राइज़ बिल्डिंग्स भी होती हैं, लो राइज़ भी होती हैं। अगर 4 मंजिला या उससे कम मंजिल की इमारत है तो उसमें आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर 4th फ्लोर से ज़्यादा फ्लोर्स उसमें मौजूद हैं, तो कंपल्सरी है वहाँ पर आपको लिफ्ट की सहूलत मिलेगी। बाज़ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको इंडिविजुअल लॉन्ड्री दी जाती है और बाज़ ऐसी होती है कि आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में लॉन्ड्री जो है यानी कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और ड्रायर दोनों चीज़ें जो हैं वो शेयर करनी पड़ती हैं, यानी एक मंजिल पे एक लॉन्ड्री रूम बना हुआ है, आपने वहाँ कॉइन्स ली, $2.5 $3 जो भी उनका फिक्स्ड अमाउंट है वो वहाँ पर आपने कॉइन को इंसर्ट किया और अपनी लॉन्ड्री करके अपने घर लिया, ठीक है? तो उसमें अपार्टमेंट्स में ये होता है कि आपको बाहर जो बर्फ़ पड़ती है या घास काटने के लिए ये सब चीज़ों की फ़िक्र नहीं होती। अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है वो उनकी मेंटेनेंस जो है वो ये सब चीज़ें देखती हैं। और अपार्टमेंट का अगर आप किराया देखेंगे, मैं इस वक़्त अल्बर्टा में बात करूँगी अल्बर्टा की, तो यहाँ पर स्टार्टिंग रेंट जो है वो $1000 से लेकर और 3000 साढ़े $3000 तक का भी अपार्टमेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न अपार्टमेंट लेंगे रेंट पर तो वो 5,500 और 7,000 तक के भी डॉलर के अपार्टमेंट रेंट पर अवेलेबल हैं यहाँ। अब उनमें क्या फ़र्क है, कैसा है, इंशाअल्लाह ताला वो इंडिविजुअल मैं वीडियोज़ आपको बनाऊँगी, कोशिश करूँगी कि विज़िट करके दिखाऊँ और ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि भई 800 से लेकर और 8,000 तक के किराए में क्या फ़र्क है, ठीक है? तो अपार्टमेंट का ये सिलसिला होता है, लेकिन अपार्टमेंट में जो है वो नॉर्मली हर साल वो 50 से $100 जो है उसकी अपार्टमेंट में आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं, किराया बढ़ा देते हैं वो। और दूसरी अहम बात ये होती है कि आपको अपनी यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो इंडिविजुअल देने होते हैं, ठीक है? तीसरा जो यहाँ रिहाइश का अंदाज़ है उसको हम कहते हैं कॉन्डोमोनियम कहेंगे या डुप्लेक्स कहेंगे। इनमें क्या फ़र्क होता है, कॉन्डोमोनियम जो है वो यहाँ का एक बोर्ड है, तो वो क्या करते हैं, या तो अपार्टमेंट्स भी जो हैं वो भी कॉन्डोमोनियम होते हैं, यानी वो खरीदे हुए होते हैं, उस बोर्ड के अंडर होते हैं और तमाम निगहदाश्त, रूल्स, रेगुलेशंस वो बोर्ड के अंडर होते हैं। और उस बोर्ड की कोई एक पर्टिकुलर फ़ीस होती है जो कि 300 से लेकर 1,500 तक हो सकती है। जिसमें बाज़ औक़ात पार्किंग के पैसे अलग होते हैं, बाज़ औक़ात मेंटेनेंस के पैसे अलग होते हैं, बाज़ कंडोमिनियम फ़ीस जो है उसके अंदर आपके वाटर या इलेक्ट्रिसिटी की फ़ीस इंक्लूड होती है, ठीक है? तो ये बिल्कुल एक अलग कंडोमिनियम आपको उनके अंडर रहना होता है, कोई तब्दीली आप अपने घर में आगे पीछे नहीं करवा सकते हैं। इनका किराया भी जो है वो अपार्टमेंट्स और कंडोमिनियम का ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके अलावा जो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है वो है टाउन हाउसेज़ या फिर डुप्लेक्स हाउसिंग का। तो टाउन हाउसेज़ जो हैं वो क्या होते हैं, ये घर घर भी हो सकते हैं लगातार एक चार दीवारी के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे 1 मंजिला, 2 मंजिला या 3 मंजिला घर हो सकते हैं। ये 3 से लेकर 7 से लेके 11 घर एक साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। यानी पूरी एक रॉ
7 घरों की या 11 घरों की या 14 घरों की बनी हुई है, फिर थोड़ा-सा गैप है, उसके बाद फिर दूसरी रॉ शुरू हो गई है। तो इनका डिफरेंट अंदाज़ होता है। इसकी भी इंशाल्लाह टाउन हाउसेज़ की मैं वीडियोज़ बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कि टाउन हाउसेज़ जो हैं वो यहाँ कितनी तरीके के होते हैं। ठीक है? और इनमें अगर फ़र्ज़ कीजिए 3 मंज़िला टाउन हाउस है तो इसमें क्या होगा कि जो बेसमेंट होता है यानी जिसमें आप दाखिल होंगे वहाँ आपका गैराज होगा। गैराज जो है वो या गैरेज आप कह लें वो 1 कार भी होता है और 2 कार्स का भी होता है, यानी 2 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। 1 गाड़ी डिपेंड करता है कितना बड़ा टाउन हाउस है। तो पहली मंजिल पे जो है वो आपको बहुत छोटी-सी एक जगह दी हुई होती है जिसको आप अपना ऑफ़िस वग़ैरह बना सकते हैं। और एक गैराज होता है। उसके बाद सीढ़ियाँ होती हैं, आप ऊपर जाते हैं, वहाँ आपका ड्राइंग रूम, आपका किचन और आपका एक वॉशरूम होता है, ठीक है? उसके बाद आप तीसरी मंजिल पे जब जाते हैं तो वो वहाँ 2 या 3 बेडरूम और उसके साथ-साथ आपको लॉन्ड्री रूम मिलता है। कुछ टाउन हाउसेज़ में सेकंड फ्लोर पे लॉन्ड्री रूम होता है और कुछ पे थर्ड थर्ड फ्लोर पे लॉन्ड्री रूम होता है। ठीक है? तो ये तरीक़ेकार जो है ये टाउन हाउसेज़ का होता है। इसके बाद आता है सेमी डिटैच्ड हाउसिंग। सेमी डिटैच हाउसिंग जो है यहाँ क्या कहलाती है यानी वो घर जो जिनकी एक दीवार दूसरे घर से जुड़ी हुई हो, कम से कम कोई एक दीवार या एक पोर्शन जो है वो दूसरे घर के साथ अटैच्ड हो, तो ये कहलाता है सेमी डिटैच्ड हाउसिंग। ठीक है? इंडिविजुअल सिंगल फैमिली होम होते हैं मगर इनकी एक दीवार दूसरी दीवार के साथ जुड़ी हुई होती है। उसके बाद आता है सॉरी डिटैच्ड हाउसिंग। सो डिटैच्ड हाउसिंग को हम कहते हैं सिंगल फैमिली होम्स, यानी एक इंडिविजुअल हाउस होता है जिसके अंदर गैराज उनका 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला जो भी घर है, वो घर इंडिविजुअल होगा, उसकी कोई पार्ट जो है वो किसी दूसरे घर के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, वो इंडिविजुअल होगा, उसका लैंड इंडिविजुअल होगा, चारों तरफ जो उसकी दायरा है, उसमें फेंस लगी हुई होती हैं, उसको उससे सेपरेट किया जाता है। इंशाल्लाह मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना घर दिखाऊँगी आपको, तो आपको उसका अंदाज़ा होगा, ठीक है? अच्छा, इसमें ये फ़र्क होता है ज़रूर कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें अटैच गैराज होता है, यानी आप घर में जैसे ही फ्रंट से दाखिल हुए, आपने जो है वो रिमोट के साथ अपने गैराज का डोर ओपन किया और सीधे अपनी गाड़ी को लेके गैराज के अंदर चले गए। तो आपको जब यहाँ पे जो वर्स्ट सीज़न्स होते हैं, यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए बहुत शदीद सर्दियाँ हैं या बर्फ़बारी हो रही है, तो आपको गाड़ी से उतर के दरवाज़ा खोलना नहीं पड़ता, बल्कि मोस्टली गैराज जो हैं वो हीटेड होते हैं। आप अंदर चले जाते हैं, गैराज डोर बंद करते हैं तो आपको वो सर्दी और बाहर के मौसमों से आप महफूज़ रह सकते हैं। कुछ घर जो होते हैं उनमें ऐसा होता है कि बैकयार्ड पे यानी पीछे की तरफ गैराज होता है और बाज़ दफ़ा वो अटैच्ड होता है, बाज़ दफ़ा पीछे की तरफ बिल्कुल अलग सेपरेट होता है। यानी पीछे की तरफ छोटी पतली गली बनी हुई होती है, उससे आप जाते हैं, अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और उसके बाद वहाँ से गैराज डोर से लेके और पीछे के बैकयार्ड डोर से अपने घर में दाखिल होते हैं। तो ऐसे घर जो हैं वो उमूमन सस्ते होते हैं, लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ का वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन होता है और जॉब आवर्स यहाँ के तमाम लोगों के मुख्तलिफ होते हैं, कभी दिन कभी रात, तो इसलिए ये फ़ेवरेट नहीं होते और उमूमन ये घर ऐसे घर जो होते हैं वो अटैच गैराज के बगैर जो होते हैं वो थोड़े से कीमतन भी कम होते हैं। ठीक है, इनकी कीमत भी जो है अगर आप टाउन हाउसेज़ की कीमत देखना सुन चाहेंगे तो टाउन हाउस जो हैं वो स्टार्टिंग अगर पुराने बने हुए हैं तो वो अल्बर्टा की बात अगर मैं करूँ तो 2.5 लाख से शुरू होते हैं और 4.5 लाख 5 लाख तक आपको मिलते हैं। डिपेंड करता है किस जगह पर है, किस इलाके में है, किस कम्युनिटी में है और कितना बड़ा है और क्या-क्या सहूलतें हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर आप सेमी डिटैच्ड हाउसिंग की बात करते हैं तो सेमी डिटैच्ड जो है या हम डुप्लेक्स जिसको कहते हैं, वो भी 3 सवा 3 लाख से शुरू होते हैं और जाते हैं तकरीबन साढ़े 4-5 लाख तक। ठीक है। अच्छा जनाब आली, उसके बाद अगर आप डिटैच्ड होम की बात करते हैं यानी सिंगल फैमिली होम की बात करते हैं, तो सिंगल फैमिली होम जो है वो स्टार्ट होता है तकरीबन पुराने बने हुए घर अगर जो हैं तो वो आपको मिलेंगे साढ़े 3-4 लाख से शुरू होते हुए और तकरीबन 15 से 20 लाख तक के दरमियान डिपेंड करता है कितना बड़ा घर है और कितना बड़ा रकबा है, किस लोकेशन पे है, किस जगह मौजूद है। अच्छा, जो सिंगल फैमिली होम्स होते हैं उनमें 3-4
तरीके की डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस होती हैं और उनका लेआउट भी डिफरेंट होता है। यानी एक तो सिंगल जो है वो लेवल हाउस होता है, फिर डबल स्टोरी होता है, फिर हम उसको बाई लेवल कहते हैं, यानी ये कि आधा घर ज़मीन के अंदर होता है और आधा घर ज़मीन से ऊपर होता है। तो यानी जब आप सीढ़ियों से आते हैं तो हाफ बेसमेंट अंदर और आधा ऊपर होता है, डाउन स्टेयर्स, और उसके बाद फिर ऊपर घर शुरू होता है। तो ऐसे घर जो हैं वो कहलाते हैं बाई लेवल हाउसेस, यानी टू लेवल हाउसेस। उसके अलावा स्प्लिट लेवल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। स्प्लिट लेवल्स का मतलब ये है कि 3 लेवल घर के होंगे या फिर 4 लेवल होंगे। यानी आप सीढ़ियों से चढ़े, थोड़ा-सा ऊपर आए, फिर आप नीचे चले गए तो 1 लेवल नीचे हो गया, फिर आप थोड़ा-सा ऊपर आए, ऊपर 4 सीढ़ियाँ चढ़े तो 1 या 2 कमरे हुए, फिर आप सीधे या उल्टे हाथ में मुड़े 4 सीढ़ियाँ चढ़ के तो 1 कमरा वहाँ है, और फिर 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ी आपने तो लेफ्ट हैंड पे एक बड़ा हॉल है। तो इस तरह से 3 या 4 लेवल हाउसेस कहलाते हैं, स्प्लिट लेवल्स कहलाते हैं, मगर ये भी कीमतन कम होते हैं और पुराना अंदाज़ था। ज़्यादातर लोग इसको पसंद नहीं करते क्योंकि ये बेढंगा सा लगता है बहुत ज़्यादा ना। जो नीचे डाउन स्टेयर्स होते हैं वो बिल्कुल अंडरग्राउंड होते हैं और वो यूज़लेस होते हैं नॉर्मली। तो ज़्यादातर ये फ़ेवरेट नहीं होते, लेकिन बहालत मजबूरी जो है वो अगर बने हुए हैं, पुराने और सस्ते मिल रहे हैं तो लोग उनको लेकर और उनमें रिहाइश इख्तियार करते हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर एक जो बड़े घर हैं जिनको हम एकरेज कह सकते हैं, वो भी यहाँ पर यानी 1 एकड़ या उससे ज़्यादा जगह के ऊपर जो है वो वहाँ पर उनके घर मौजूद होते हैं, और बड़ा जो है चारों तरफ बहुत खुली जगह, दरख्त, पार्किंग एरिया। तो वो ख़वातीन और हज़रात जो ट्रक का काम कर रहे हैं या ट्रेलर्स हैं, उनके बसेज़ हैं, आरवीज़ हैं, और वो लोग जो हैं वो पसंद करते हैं ऐसी जगहों को पर रहना जहाँ उनके लिए पार्किंग स्पेस ज़्यादा हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि ये जो बड़ी-बड़ी जगहें हैं, 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ ज़मीन, तो ये शहर के अंदर नहीं होती, थोड़ा शहर से हटी हुई होती है। तो ज़्यादातर वो लोग ख़वातीन और हज़रात जो रिटायर हो जाते हैं और ज़्यादातर जो यहाँ के नेशनल्स हैं वो रहना पसंद करते हैं सन्नाटे में, बहुत ज़्यादा शोर-शराबा उनको पसंद नहीं होता। तो वो इसको लेते हैं। इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं विज़िट ज़रूर करवाऊँगी आपको। इसके अलावा फार्म हाउसेज़, जिस तरह से फार्म हाउसेज़ के नाम के साथ आप समझ गए होंगे, यानी उनका फ़ॉर्म वहाँ पे मौजूद होता है, चाहे वो कैटल फ़ार्म हो, चाहे वो घोड़ों का हो अस्तबल, चाहे वो गाय-भैंसें वहाँ पाली हुई हों, चाहे वो बकरियों का हो, और तो वो उनका क्या हाउस होता है, और उसी के साथ-साथ या फिर खेती-बाड़ी कर रहे हों और उसी के साथ उस एकरेज में उनका घर मौजूद होता है और वहाँ तमाम सहूलतें मौजूद होती हैं। और इनकी कीमतें भी जो हैं वो तकरीबन 7 लाख से शुरू होती हैं और 25 से 30 लाख तक जाती हैं, डिपेंड करता है कितना पुरानी जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, कितना बड़ा घर है। इन इलाकों में पानी तो आपको एकरेज में बहुत आसानी से मिल जाता है, बिजली तो आसानी से मिल जाती है, मगर पानी के लिए मुश्किलात होती हैं। प्राइवेट स्टोरेज होता है, आपके टैंक्स होते हैं, उसको आपको फिल करवाना होता है और उससे पानी को अपनी ज़रूरियात को पूरा करना होता है। ठीक है? इसके अलावा एक मैं भूल गई हूँ इसमें एक बात और आपको बताना, कि यहाँ पर बैंगलोज़ या फिर रेंचर कहलाते हैं, वो एक मंजिला घर होते हैं, यानी हाई सीलिंग होती है, छतें उनकी ऊँची होती हैं, लेकिन एक लेवल बना हुआ होता है। यानी अगर आप अपने ड्राइंग रूम से बैठ के बाहर देखेंगे तो सड़क आपको अपने लेवल पे नज़र आएगी। बड़ी-बड़ी कुशादा खिड़कियाँ होती हैं और एक लेवल का घर होता है, 2 से 3 कमरे यहाँ मौजूद होते हैं। कुछ रेंचर हाउसेस में अंडरग्राउंड एक हॉल मौजूद होता है जिसमें ज़्यादातर लॉन्ड्री रूम वो अपना बनाते हैं। ठीक है? तो ये यहाँ, और ये वाले जो घर हैं, ये भी आपको 2.5 लाख से 4 साढ़े 4 लाख तक के मिलते हैं, डिपेंड करता है ये मेन रोड पे, बैक पर हैं, किस जगह मौजूद हैं। ज़्यादातर जो ख़वातीन और हज़रात ज़ईफ़ होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने की मुश्किलात होती हैं, वो इनके फ़ेवरेट उन लोगों के ये होते हैं। या फिर अगर कोई स्पेशल हैं, यानी हैंडीकैप हैं, किसी किस्म की कोई माज़ूरी है, व्हीलचेयर के बगैर नहीं चल सकते, तो उनके लिए भी एक्सेस बहुत आसान होता है। ठीक है? तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी मालूमात हासिल हुई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अगर मुझे जैसे ही मौका मिलेगा
तो मैं थोड़ा-सा कोशिश करूँगी कि आपको वीडियोज़ की शक्ल में भी दिखा सकूँ और फिर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं विज़िट करूँगी और इंडिविजुअली जाकर अंदर से दिखाऊँगी और उनकी कीमतें बताऊँगी इंशाल्लाह, और फिर इसी तरीके से क्या किराए होंगे और किस तरह यहाँ पर आप किराए पे घर हासिल कर सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिए आने वाले जो एपिसोड्स का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा अपना, बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।